नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है उपज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम डेली जेट से रिलेटेड जेट में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन डेली सोल्व करवाने वाले हैं। तो आज आपको ध्यान से देखना है कि आज हम कौन से 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं और उन 20 क्वेश्चन से हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है और उससे हमारे क्या क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो बिना देरी किए और हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा आप ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना है और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले सब्सक्राइब कर लें और अपने जो सहपाठी है, कृषि छात्र है, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनकी कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी और आने वाले आगामी 29 जून को होने वाला जेट का एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही उत्तम हो। इसलिए आप इस पेज को जरूर लाइक करें, क्योंकि यहाँ हम रेगुलर 20 क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। इसीलिए हमने इस प्रोग्राम का नाम जो रखा है टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज रखा है, जो किससे रिलेटेड है, जेट 2025 से रिलेटेड है। अब हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो जैविक खेती की बात करें हम, तो ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड जो ज़्यादातर कार्य और ज़्यादातर बुक्स वगैरह लिखी गई, जो आईसीआर के अधीन जो संस्थान इंदौर में थे, वहाँ से रिलेटेड ये शब्द हमें देखने को मिलेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है स्वामीनाथन, दूसरा है वेलफोर, तीसरा है परोदा और चौथा ऑप्शन है वाल्टर जेम्स लॉर्ड नॉर्थबोर्न। तो ये जो क्वेश्चन है आपके 12th एग्रीकल्चर का जो चैप्टर नंबर 2 है, वहां से ये क्वेश्चन हमें सीधा सीधा मिल रहा है और ऐसे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी से जेट में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द जो लिया गया है वो एक पुस्तक है, साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक से लिया गया है। उस पुस्तक के लेखक जो थे वो लॉर्ड नॉर्थबोर्न थे। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द जो दिया है वो वाल्टर जेम्स लॉर्ड नॉर्थबोर्न ने दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के जनक कौन है। भारतीय ऑर्गेनिक फार्मिंग के जनक जो हैं वो ए होवार्ड, कौन है? ए होवार्ड है। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ए होवार्ड, जिन्होंने कौन सी विधि, इंदौर विधि, कंपोस्ट बनाने की इंदौर विधि भी इनके द्वारा ही विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो रहेगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनाज की फसल में लाइसिन और ट्रिप्टोफेन अमीनो अम्लों की सबसे कम मात्रा पाई जाती है? मतलब अमीनो अम्लों से मिलकर प्रोटीन बनती है, और प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन जिसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफेन की कमी पाई जाती है, ऐसी कौन सी फसल है? यहाँ ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, मक्का दिया हुआ है, ज्वार यहाँ पर दिया हुआ है, गेहूं दिया हुआ है और चावल दिया हुआ है। तो एक और चीज मैं आपको बता देता हूं जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने पिछले टाइम ही यहाँ पर एक वीडियो डाला था क्यूपीएम के लिए। क्यूपीएम होता है क्वालिटी प्रोटीन मेज। क्वालिटी प्रोटीन मेज का मतलब होता है, क्वालिटी प्रोटीन मेज को डेवलप इसीलिए किया गया था कि उसमें किसकी मात्रा बढ़ाई जा सके, लाइसिन और ट्रिप्टोफेन की मात्रा बढ़ाई जा सके। लाइसिन और ट्रिप्टोफेन की मात्रा बढ़ाने के बाद में जो मक्का हमारे सामने आई नॉर्मल मेज से, जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास थी नॉर्मल मेज, और नॉर्मल मेज में बदलाव करने के बाद में उससे जो नई हमने प्रोटीन युक्त मेज प्राप्त की जिसमें कि लाइसिन और ट्रिप्टोफेन की मात्रा बढ़ाई गई, वो मेज थी हमारे पास क्यूपीएम, क्वालिटी प्रोटीन मेज। और इससे रिलेटेड किसमें जो है एचक्यूपीएम के नाम से जो है वो कहाँ से निकाली गई? उदयपुर यूनिवर्सिटी से निकाली गई, एमपीयूएटी उदयपुर के द्वारा निकाली गई। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जेट के। तो इस आधार पर भी हम किस्मों के आधार पर भी आइडिया लगा सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेज। मेज में जो है वो लाइसिन और ट्रिप्टोफेन की कमी पाई गई,
इस कारण जो है जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके और इसे हमने क्या बना दिया, ट्रांसजेनिक मक्का इंड्यूस की। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसको चाइनीज पोर्ट लेयरिंग, मार्केटेज और गुटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसी कौन सी लेयरिंग है जिसको चाइनीज लेयरिंग कहा जाता है? लेयरिंग क्या होता है? लेयरिंग होगा जैसे कोई भी शाखा है उससे हमें नया पौधा प्राप्त करना है, प्रोपागेशन की तकनीक है। किसकी तकनीक है? प्रोपागेशन, प्रवर्धन का एक तरीका है। इसमें क्या होता है कि जो हवा में जो शाखाएं हैं उन शाखाओं को यहाँ किसी, जैसे हमने इसमें काम में ले लिया स्फेगनम ग्रास, स्फेगनम घास का प्रयोग कर लिया। स्फेगनम एक तरह की जो है वो शैवाल है, और शैवाल ऐसी शैवाल जो कि नमी को बनाए रखती है। किसको बनाए रखती है? नमी को बनाए रखती है, ऐसी शैवाल है। तो इस शैवाल का प्रयोग करके हम वहाँ नमी, छिलका उतार करके वहाँ नमी बनाए रखते हैं, जहाँ से नई जो है शाखा का निर्माण हो जाता है, या नई शाखा हम वहाँ पर जोड़ देते हैं। तो ये यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, कंपाउंड लेयरिंग, एयर लेयरिंग, सिंपल लेयरिंग और इनमें से कोई नहीं। अब हम देखेंगे हवाई दाब। जैसे मैंने कहा कि बाकी में क्या करते हैं, जैसे कि माउंट लेयरिंग होती है, इसमें मिट्टी में दबा देते हैं, तो मिट्टी में दबाकर भी लेयरिंग की जाती है। तो ये हवाई दाब, एयर लेयरिंग मतलब हवाई दाब विधि है, जो कि शाखाओं के ऊपर की जाएगी, ऊपरी भाग में रखा जाता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? गुटी दाब भी कहते हैं, और चाइनीज लेयरिंग भी कहते हैं, पोर्ट लेयरिंग भी कहते हैं, और मार्केटेज लेयरिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? एयर लेयरिंग आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर एक और चीज पता लगी है कि इसके इतने सारे अन्य नाम भी है, मतलब चाइनीज लेयरिंग, पोर्ट लेयरिंग, मार्केटेज और गुटी लेयरिंग भी इसके अन्य नाम है। हिंदी में एयर लेयरिंग को हम हवाई दाब कहेंगे। मैंने एक बार घास का जिक्र कर दिया यहाँ पर। ये घास जो है वो एक प्रकार की शैवाल है, और किस में काम में ली जाती है? हवाई दाब में काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लिकोरिस को इस नाम से भी जाना जाता है। लिकोरिस को इस नाम से भी जाना जाता है। तो लिकोरिस ये अंग्रेजी का नाम है। किसी भी ये जो यहाँ पर तीन फसलें दी गई है, चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, इनमें से तीन फसलों में से कौन सी ऐसी फसल है या कौन सी ऐसी औषधि है जिसको लिकोरिस के नाम से भी जानते हैं? इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। लिकोरिस जो औषधि होती है वो गले हेतु, जो गला है उसमें उसको साफ करने के लिए, कफ निकालने के लिए, कफोत्सक होता है, एक्सपेक्टोरेंट इसको हम कहते हैं, एक्सपेक्टोरेंट के लिए काम में लिया जाता है। तो कौन सी ऐसी औषधि है? क्या अश्वगंधा को इसके लिए काम में लेते हैं? क्या इसबगोल को इसके लिए काम में लेते हैं? क्या मुलेठी को इसके लिए काम में लेते हैं? तो गले के लिए कौन सी औषधि? मुलेठी सबसे उपयुक्त है, और मुलेठी का अंग्रेजी नाम क्या है? लिकोरिस। मुलेठी को ही अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? लिकोरिस कहा जाता है। लिकोरिस की फैमिली जो है वो लेग्यूमिनेसी है। लेग्यूमिनेसी कुल का औषधीय पौधा है मुलेठी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह एक प्रणालीगत कीटनाशक है। प्रणालीगत को यहां पर हम लिख देंगे सिस्टेमेटिक। इनमें से कौन सा कीटनाशी ऐसा है जो कि प्रणालीगत है? प्रणालीगत कीटनाशी क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ऐसा कीटनाशी जो एक स्थान से संपूर्ण भाग में फैल जाए उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड कहते हैं। तो सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड भी होते हैं, फंजीसाइड भी होते हैं, और कई सारी ऐसी दवाइयां हैं जो कि सिस्टेमिक है। अब इनमें से कौन सा जो है वो सिस्टेमेटिक है, जो कि जैसे मान लो कोई से भी भाग पर हम अगर डालेंगे पौधे के तो ये सभी भागों में चला जाएगा। तो यहाँ पर है क्लोरोपाइरीफोस, क्यूनोलफोस, डाइमिथोइट और मेलाथियान। तो आपको एक और चीज मैं बताता हुआ चलता हूँ, क्लोरोपाइरीफोस, क्यूनोलफोस और मेलाथियान जो है ये, अच्छा ये सारे के सारे जो है वो किस समूह से बिलोंग करते हैं? इनका समूह है ऑर्गेनोफॉस्फोरस।
तो आपसे पूछा जाए जैसे मान लो कि कौन से कीटनाशी है जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस समूह से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर ये सारे के सारे ऑर्गेनोफॉस्फोरस है। इनमें से क्लोरोपाइरीफोस और क्यूनोलफोस जो है वो काटने व चबाने वाले मुखांग जिनमें पाए जाते हैं, बाइटिंग एंड चेविंग टाइप माउथ पार्ट जिनमें पाए जाते हैं, उनके लिए काम में लेते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, जठर विष। क्या हो जाते हैं, जठर विष हो जाते हैं, मतलब स्टोमक पॉइजन। कौन से पॉइजन है ये, स्टोमक पॉइजन है। और उसके बाद में आ जाता है हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है डाइमिथोइड। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है, डाइमिथोइड है। और ऐसे कौन कौन से सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड में एक आता है आपका मिथाइल डिमेटोन आ जाता है, डाइमिथोइड आ जाता है, उसके अलावा इमिडाक्लोरपिड आ जाता है। इसके बाद में ऑर्गेनोफॉस्फोरस के बाद में ज्यादातर कीटनाशियों को जो बनाया गया वो सिस्टेमेटिक तरीके से या सिस्टेमिक उनको हम क्या कहते हैं, कीटनाशी कहते हैं। जैसे कि फिनाइल पायरोजोल ग्रुप में ऐसे कीटनाशी आते हैं, स्पाइनोसेट ग्रुप में ऐसे कीटनाशी आते हैं, और भी जो है सिंथेटिक पायरेथ्रोइड भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाइमिथोइड हो जाएगा। डाइमिथोइड जो है वो बैंड इंसेक्टिसाइड है, जो कि जिसको कि प्रतिबंधित कर दिया गया है कृषि में उपयोग के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, यह पौधों की सदाई की एक कला है। सदाई मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग। सदाई को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रेनिंग। किसी भी पौधे को ट्रेन करना कि ये यहाँ उगा है पौधा, तो इसे किधर जाना चाहिए, इस बेल को किधर जाना चाहिए, तो बेल में काम में आता है। बेल को ही, पौधे को हम जो है वो ट्रेन नहीं कर सकते जनरली। हम ट्रेन किसको करते हैं, बेल को इजीली ट्रेन कर सकते हैं। तो बेल किस में काम आती है, किस में काम आएगी, नींबू में, सॉरी आपके अंगूर में किस में काम आएगी, ट्रेनिंग किस में काम में ली जाती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है ट्रेनिंग किस में है, अंगूर में। अंगूर में ट्रेनिंग की एक कला है, सदाई की एक कला है, जिसमें पौधों को जानवरों, पंछियों या डोम्स जैसा सजावटी आकार दिया जाता है। तो हम पौधों को भी यहाँ पर जैसे छोटी छोटी झाड़ियां हैं उनको अलग अलग शेप में, अब इसमें अगर मान लो ऐसे कहा जाता कि सदाई की कौन सी क्रिया है जो कि व्यावसायिक रूप से काम में ली जाती है और कौन सी फसल के लिए महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर पूछा है पौधों की सदाई की एक कला है जिसमें पौधों को जानवरों, पक्षियों या डोम्स जैसी आकृति में सजावटी आकार दिया जाता है। तो अंगूर यहाँ पर सजावटी नहीं है। तो जैसे मान लो पक्षी के शेप में बना दिया, किसी भी पौधे को पहले ऐसे तार वगैरह लगा करके, जैसे तार वगैरह लगा दिए, जैसे कोई भी चीज, कोई भी डायग्राम बना दिया उन्होंने, और उसके अकॉर्डिंग उसकी कटिंग की जाती है ताकि वो उस शेप में ग्रीन दिखाई दे। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, टोपियारी। क्या कहते हैं उस प्रक्रिया को, टोपियारी हम उसे कहते हैं। परगोला क्या है, अंगूर की सदाई की विधि है। अंगूर में सदाई की प्रक्रिया, जैसे कि इसमें अंगूर में इसके अलावा और भी मेथड होते हैं, जैसे पांडाल मेथड है, पांडाल मेथड भी इसी का मेथड है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, टोपियारी। टोपियारी ऐसी कला है जिसमें पौधे को हम शेप दे देते हैं, अलग अलग टाइप के शेप दे देते हैं। जैसे कि कई सारे ऐसे प्लांट गार्डन्स में हमें देखने को मिलती है, उनकी कटिंग ऊपर से बिल्कुल प्लेन कर दी जाती है, नीचे से एक शेप दिया जाता है, उनको कप शेप दे दिया जाता है, डोम बना दिया जाता है, बिल्कुल उनका कैसे बना दिया जाता है, डोम बना दिया जाता है। तो वो जो कटिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, टोपियरी कहते हैं। क्या कहेंगे, टोपियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्राइड ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म है। प्राइड ऑफ इंडिया निम्न में से किस फसल की किस्म है। प्राइड ऑफ इंडिया कई एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है और आपको बिल्कुल भी इसमें कोई झिझक वाली बात नहीं है। प्राइड ऑफ इंडिया जो है वो पत्ता गोभी की किस्म है। ये क्वेश्चन डब्ल्यूओ में भी पूछा गया है, सुपरवाइजर में भी पूछा गया है और जेट में तो पूछा गया ही है। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, केबेज। क्या आ जाएगा, केबेज की किस्म है प्राइड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंचाई की यह प्रणाली पौधे को उसके उपभोग का मतलब होता है कंजप्शन, उपभोग के बराबर पानी की आपूर्ति करती है। मतलब पौधे को जितना पानी चाहिए उतना ही पानी उसको अवेलेबल होता है, मतलब बूंद बूंद सिंचाई।
कैसी सिंचाई? बूंद बूंद सिंचाई, जिसमें कि पानी का लॉस कम से कम होता है, उसकी वाटर यूज इफिशियंसी सबसे ज्यादा रहती है। मतलब यहाँ इफिशियंसी के बारे में ही पूछा जा रहा है कि उपयोग दक्षता कितनी होगी, जल उपयोग दक्षता कितनी, वाटर यूज इफिशियंसी किसकी ज्यादा होती है। तो चेक बेसिन में हम क्यारी भरते हैं, इसमें जरूरत के अनुसार नहीं दिया जाता, ज्यादा दिया जाता है। फरो इरिगेशन, फरो इरिगेशन ये भी एक सतही विधि है, इसमें भी पानी ज्यादा भरा जाता है फरो में। बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली, कौन सी प्रणाली है? बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली, ये हमारा राइट आंसर है। इसको हम ड्रिप इरिगेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रिप इरिगेशन। और एक और जेट में क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी प्रणाली को ट्रिकल इरिगेशन कहा जाता है, ऐसे हिंदी में ही दिया हुआ था। ट्रिकल इरिगेशन कौन सी प्रणाली को कहा जाता है? तो बूंद बूंद प्रणाली को ही हम ट्रिकल इरिगेशन भी कहते हैं। सबसे ज्यादा जल उपयोग दक्षता इसी विधि की होती है, और इसमें पानी की जो सेविंग हो जाती है वो हो जाती है 70 टू अप्रोक्स जो है 50 टू 70%। कितनी हो जाती है? 50 टू 70%। और उसके अलावा जो है 90% जो है इसकी जल उपयोग दक्षता होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रवाह सिंचाई विधि, मतलब ये विधि फ्लड इरिगेशन है। जनरली हम इसको धान में काम में लेते हैं, चावल में काम में लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आमतौर पर कितना प्रतिशत पेक्टिन अच्छी जेली बनाने के लिए पर्याप्त होता है? पेक्टिन के बारे में मैं आपको बता देता हूं। पेक्टिन जो है एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। पेक्टिन क्या है? एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। पेक्टिन के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि जेली जो है बनाने के लिए कितना पेक्टिन हमें चाहिए। पेक्टिन क्या बताया मैंने आपको? एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड, तो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट हुआ। अब कितना पेक्टिन चाहिए जिससे कि हम जेली को अच्छी तरीके से बना सकें? तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं 0.5 से 1, 2 से 2.5, 2.5 से 3 और 1.5 से 2। तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो कितना होगा? 1। तो हमारे पास यहाँ पर सुटेबल जो है वो क्या रहेगा? 0.5 टू 1%। 0.5 टू 1% जो है पेक्टिन होना चाहिए। उसके बाद में फल रस जो है वो 45% होगा। फल रस कितना होगा? जेली में फल रस होता है 45% होता है। ऐसे ही एसिडिटी जो है वो 0.7 से लेकर के 1% तक एसिडिटी हो सकती है। तो ये जेली बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जेली एक पारदर्शी पदार्थ है, पारदर्शी प्रोसेसिंग प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइटिस विनिफेरा किस फसल का वैज्ञानिक नाम है? वाइटिस विनिफेरा किस फसल का वैज्ञानिक नाम है? तो मैं यहाँ पर अनार की बात कर लेते हैं। तो अनार का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्यूनिका ग्रेनेटम। प्यूनिका ग्रेनेटम ये अनार का वैज्ञानिक नाम है। दूसरा बात करें बेर की, तो बेर का क्या है? जिजीफस, जिजीफस मोरेसियाना, जिजीफस जुजुबा। अमरूद का वैज्ञानिक नाम है सीडियम गुआजावा। ये अमरूद का वैज्ञानिक नाम है। तो हमारे पास बचा क्या है? अंगूर। तो अंगूर हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंगूर। तो अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? वाइटस विनिफेरा। वाइटस विनिफेरा जो है वो अंगूर का वैज्ञानिक नाम है, ग्रेप्स का साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पुष्कर किस की खेती के लिए जाना जाता है? पुष्कर किसकी खेती के लिए जाना जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं खजूर, टमाटर, गुलदाउदी और गुलाब। आपको एक और चीज मैं बता देता हूं कि सबसे ज्यादा जो गुलाब उगाया जाता है राजस्थान में वो पुष्कर एरिया में उगाया जाता है। पुष्कर एरिया में सबसे ज्यादा गुलाब की खेती होती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पुष्कर जो है अजमेर में, अजमेर का एक तहसील है। कौन से राज्य, कौन से जिले की तहसील है? अजमेर की। और अजमेर में पुष्कर कहाँ पर स्थित है? अरावली की पहाड़ी में स्थित है। अजमेर भी अरावली की पहाड़ी में स्थित शहर है, और वहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर आपका कौन सा कस्बा बसता है? पुष्कर। और वहां के आसपास के जो इलाके में किसकी खेती सबसे ज्यादा की जाती है? वो है आपका गुलाब। गुलाब की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। चेती गुलाब की भी बात करें तो चेती गुलाब की खेती खमनोर की पहाड़ियों में सबसे ज्यादा होती है, जो कि वो भी अरावली का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान में गुलाब की सबसे ज्यादा खपत जो होती है वो कहाँ होती है? अजमेर में होती है। मतलब ख्वाजा साहब की दरगाह में जो है गुलाब की खपत बहुत ज्यादा होती है।
और अभी जो है वर्तमान में एक ट्रेंड चला है गुलाब का, तो वो हमारे जो खाटू श्याम जी है वहाँ पर भी गुलाब को बिल्कुल पूजा के भाव से ही लेके जाया जाता है, और उनको खुश करने के पर्पज से, या हो सकता है कुछ डिजायर लेके हम जाते हैं उस पर्पज से भी गुलाब का प्रयोग किया जाता है। तो पुष्कर में सबसे ज्यादा गुलाब की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जौ का वानस्पतिक नाम क्या है? जौ का वानस्पतिक नाम क्या है? तो जौ का वानस्पतिक नाम क्या है, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है सेटेरिया इटेलिका, जिया मेज, होडियम वल्गेयर, सोरगम वल्गेयर। तो मैं आपको बता देता हूँ, सेटेरिया इटेलिका जो है वो कांगनी का वैज्ञानिक नाम है। किसका है? कांगनी। कांगनी को हम क्या कहते हैं? फोक्सटेल मिलेट। फोक्सटेल मिलेट, फोक्सटेल मिलेट है कांगनी, मतलब मोटे अनाज है, न्यूट्री सीरियल है। जिया मेज ये किसका है? मक्का, मक्का का वैज्ञानिक नाम है। होडियम वल्गेयर ये है आपका जौ का वैज्ञानिक नाम, जो कि हमारा आंसर है। और सोरगम वल्गेयर जो है, सोरगम वल्गेयर किसका है? ज्वार का वैज्ञानिक नाम है। वैसे तो सोरगम जो है हम यहाँ पर सोरगम बाइकलर पढ़ते हैं वो उसी बार, पर सोरगम वल्गेयर भी इसको पढ़ लेंगे। सोरगम हेल्पेंस जो होता है वो बरू घास होती है। क्या होता है? बरू घास। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? होडियम वल्गेयर जौ का वैज्ञानिक नाम है। जौ किसके लिए फेमस है? माल्टिंग के लिए। माल्टिंग के लिए फेमस फसल कौन सी है? जौ, बार्ले। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट फसल है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीआर जो कि नई दिल्ली में स्थित है, ने केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान सीआईएई की स्थापना कहाँ की? तो सीआईएई की स्थापना कहाँ पर की गई? मतलब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, भोपाल, हैदराबाद, झांसी, जबलपुर। तो ये 11th की जो एग्रीकल्चर की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 5 है, उसमें इंट्रोडक्शन में ही दिया हुआ है कि केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। भारत का एकमात्र है, भारत का एकमात्र केंद्रीय कृषि संस्थान है जो कि आईसीआर से बिलोंग करता है। वो कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, निम्न में से बकरी की विदेशी नस्ल कौन सी है? कौन सी नस्ल विदेशी नस्ल है? यहां पर ऑप्शन दिए हुए हैं, बारबरी। वैसे तो ये क्या है? बारबरा क्षेत्र अफ्रीका में भी मिलती है, पूर्वी अफ्रीका में भी मिलेगी, और ये जो है हमारे भारत के अमृतसर में भी मिलती है, इसीलिए इसे अमृतसरी भी कहते हैं, सिटी गोट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है जमुनापारी। जमुनापारी विदेशी नस्ल हो ही नहीं सकती, इसके नाम के से ही विदेश में हमें कोई ऐसा जमुनापारी जैसा नाम मिलेगा ही नहीं। जमुनापार, हाँ ये जरूर ध्यान रखना है राजस्थान वालों को, राजस्थान वाले ऐसे सोच ले मतलब ये जमुना नदी है, ये राजस्थान है और ये यूपी है, ठीक। अब यमुना के इधर भी थोड़ा यूपी आता है, जिसमें हमारे मैनपुरी है, इटावा है, एटा जिला है, मथुरा है, ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। क्योंकि आपको पता होगा, आप अगर मान लो मथुरा गए हो तो कभी भी, या आगरा गए हो तो आपने कभी भी जो है राजस्थान से जाते वक्त कभी भी जो है आपने यमुना नदी को क्रॉस नहीं किया होगा, बिल्कुल नहीं किया होगा। तो यूपी वालों के लिए ये जो बकरी की नस्ल है ये जमुनापारी है, मतलब यूपी वालों का जमुनापार जो है वो इलाका जो है वो क्या कहलाता है? जमुनापार कहलाता है। अपने तो इधर ही है, एटा, मैनपुरी, आगरा, ये जो जिले हैं वो हमारे साइड में ही है, भरतपुर से आगे, तो वहां यमुना के पार वाला इलाका नहीं है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? ये भी भारतीय नस्ल हो गई। उसके बाद में आ जाता है बीटल। बीटल कहाँ पाई जाती है? गुरदासपुर। गुरदासपुर कहाँ पर है? पंजाब में। कहाँ पर है? पंजाब। तो पंजाब भारत के बाहर नहीं है, तो विदेशी नस्ल नहीं हुई। अब आगे भैया टोगनबर्ग, राइट आंसर हमारा यही है। तो उत्पत्ति स्थान इसका क्या है? बकरियों की बढ़िया बढ़िया नस्लें जो है दूध देने वाली, स्विट्जरलैंड। कहाँ पाई जाती है? इसका उत्पत्ति स्थान है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में भी जो टोगनबर्ग घाटी है, पहाड़ी है, उस वो वाला जो इलाका है वहां पर टोगनबर्ग के शुद्ध पशु पाए जाते हैं। तो टोगनबर्ग यहाँ पर एक विदेशी नस्ल है, सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल है, मतलब ब्यात काल इसका लंबा होता है, भले इसको क्यून ऑफ मिल्क नहीं कहा जाता फिर भी। नेक्स्ट बात करते हैं, गर्बर टेस्ट का उपयोग किया जाता है। गर्बर टेस्ट, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। दूध में प्रोटीन ज्ञात करने के लिए, दूध में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, दूध की अम्लता ज्ञात करने के लिए, दूध में एसएनएफ, सॉलिड नॉट फैट,
और सॉलिड नोट फेट प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। तो कौन से टेस्ट के लिए जो है, कौन से चीज को मेजर करने के लिए गर्बर टेस्ट प्रयोग किया जाता है? तो गर्बर टेस्ट में इक्विपमेंट काम में लिया जाता है। उससे अगर आपको याद आ जाए तो ब्यूटायरोमीटर क्या काम में लिया जाता है? ब्यूटायरोमीटर यहाँ पर काम में लिया जाता है। और एक मशीन जो काम में ली जाती है वो है गर्बर सेंट्रीफ्यूगल मशीन। कौन सी मशीन है? गर्बर सेंट्रीफ्यूगल मशीन है। इस विधि में जो है एमाइल एल्कोहल भी हम काम में लेते हैं केमिकल के रूप में, और H2SO4 भी हम यहाँ पर काम में लेते हैं। और ये ऐसी विधि है जहाँ पर दूध का नमूना जो रखा जाता है वो रखा जाता है 10.75 ml। कितना रखा जाता है? 10.75 ml। ये भी जेट का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो ब्यूटायरोमीटर, तो हम इससे क्या ज्ञात करते हैं? गर्बर टेस्ट से वसा ज्ञात करते हैं। तो वसा परीक्षण की सर्वोत्तम विधि है भैया, कैसी विधि है? सर्वोत्तम। वसा परीक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? गर्बर विधि है। अब आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि ये आयतनात्मक विधि है या फिर भारात्मक विधि है। तो दो तरह की विधियां होती है, वेट मेट्रिक और वॉल्यूमेट्रिक, भार मितीय और आयतन मितीय विधियां। तो कौन कौन सी विधियां और है जो आयतन मितीय है, कौन कौन सी विधियां हैं जो भार मितीय है, आपको ये कमेंट करके बताना है। तो हमारा यहाँ राइट आंसर क्या आ जाएगा? वसा परीक्षण के लिए गर्बर विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। अच्छा, इसमें ये बता देता हूं मैं, अम्लता परीक्षण जो है वो कौन सी विधि से किया जाएगा? अनुमापन विधि से। कौन सी विधि से किया जाता है? अनुमापन विधि से। टाइट्रेशन, इसके NaOH से टाइट्रेशन करवाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊनी भेड़ की नस्ल कौन सी है? कौन सी भेड़ की नस्ल है जो सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन के लिए फेमस है और जिसका ऊन उत्पादन कितना है? आपको बता देता हूं, 5 से 7 किलोग्राम प्रति वर्ष। एक और चीज बता देता हूं आपको कि भारत की भेड़ों का ऊन उत्पादन क्षमता जो है 1 से लेकर के 3 किलोग्राम प्रति वर्ष है। ऊन की कटाई वर्ष में 2 बार की जाती है। तो यहाँ पर सारी की सारी जो है वो भेड़ों की नस्लें हैं। कोरिडेल भी भेड़ की नस्ल है, लिंकन भी भेड़ की नस्ल है, मेरिनो भी है और रेम्बुलेट भी है। तो यहाँ पर कौन सी सबसे ज्यादा लोकप्रिय नस्ल है? तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? मेरिनो हमारा यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, और आपको एक और चीज मैं बता देता हूं कि मेरिनो की जो है वो मेरिनो टाइप की जो है अलग अलग देश में ये सबसे रफ एंड टफ ब्रीड तो है ही, पर विश्व में इसकी कई सारी जो है नस्लें इसकी पाई जाती है समकक्ष, और इससे प्रजनन के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दूध का CLR कितना हो? 28 है, तो दूध का विशिष्ट गुरुत्व कितना होगा? विशिष्ट गुरुत्व का मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी। तो ये भैया सुपरवाइजर का क्वेश्चन है, ऐसा का ऐसा ही सुपरवाइजर में भी आया था और हमारे दिया भी हुआ है। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है इसका? 1/1 + CLR/1000। तो यहाँ रखने की देरी है, या 28 को यहाँ रख लेंगे हम। उसके बाद में ऐसा नहीं करना कि फटाक से अपन जो है, बहुत सी बार ऐसे भी कर लेते हैं कि भैया ये तो हो गया है 128 बटा 1 को इधर ही जोड़ देते हैं। गणितज्ञ कम होते हैं एग्रीकल्चर वाले, है ना, तो उनको ये पता भी नहीं रहता कि भाई इनमें लेस है, मैस है, ऐसी भी कुछ चीजें होती है, तो लेस है लिया जाता है ना। पर बहुत सारे ऐसे कर देते हैं, फिर नीचे लगा देंगे 1000 और भाई वो लगाएंगे इधर, किधर लगाएंगे। या फिर एक कंफ्यूजन क्या होता है कि यहाँ 1000 की जगह 100 याद रह जाता है उनको फॉर्मूले में, कि ज्यादातर हमने देखा है कि बटा में 100 ही देखने को मिलता है, तो इस वजह से गलतियां हो जाती है बहुत सी बार। तो हमारे फॉर्मूले में हमने इसको जमा रखा है अच्छे से। तो इसको इस तरीके से 1 बटा, जैसे ल से लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1000, ठीक है। उसके बाद में प्लस इसका आ जाएगा 28, क्योंकि इसके नीचे क्या रखा हमने? 1 रखा है। अब 1000 बार भाग जाएगा तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1028, और 1028 में हम 1000 का भाग देने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.028। ये तो बिल्कुल सिंपल दे दिया उसने, है ना, सिंपल सा सवाल है। CLR अगर 28 है तो 1.028 दे दिया। अब अगर मान लो ऐसा भी होता है कभी कभी कि वो आपको दे देता है OLR और एक टेम्परेचर रीडिंग दे देता है,
उसके बाद में हमें एलआर निकालना पड़ता है, तापमान संशोधन करना पड़ता है, और तापमान संशोधन करने के बाद में सीएलआर हमारे पास आता है, और सीएलआर से हम क्या निकालते हैं, आपेक्षिक घनत्व निकालते हैं। तो यहाँ पर खैर उसने सीएलआर दिया है, आपसे ज्यादा मेहनत नहीं करवाइए, और यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1.028 आ जाएगा। अगर आपको ये सवाल पूरा समझना है, अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, अगर मैं आपके लिए इसी का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने का एक नया वीडियो लेकर के आऊंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हवा की अनुपस्थिति में, मतलब हवा की अनुपस्थिति का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, अवायुवीय। पेपर सोल्व करते समय ऐसे पढ़ते हुए चलो, जहां तक पॉसिबल हो हमें चीजों को सरल बनाना पड़ेगा। हवा की अनुपस्थिति में मतलब अवायुवीय स्थिति की बात कर रहे हैं। किसी भी हरित पौधे को, मतलब हरा पौधा के किण्वन, किण्वन मतलब फर्मेंटेशन, अच्छा किण्वन जो होता है वो वायु की अनुपस्थिति में ही होता है। द्वारा बने उत्पाद को क्या कहते हैं, के द्वारा बने उत्पाद को क्या कहते हैं, शुष्क घास। शुष्क घास नहीं कहेंगे भैया, शुष्क घास मतलब सड़ेगी थोड़ी, अगर सड़ेगी तो शुष्क घास नहीं रहेगी, ड्राई। उसके बाद में साइलेज दिया हुआ है, साइलेज बिल्कुल इसके बारे में बात करेंगे। तृण मतलब तिनका, और लिंट, लिंट ये क्या है, फाइबर है। फाइबर मतलब दो तरह की चीजें होती है, एक होता है फज और एक होता है लिंट। फज होता है और एक होता है लिंट। तो फज जो होता है वो छोटा रेशा होता है, लिंट होता है वो मोटा और बड़ा रेशा जो होता है उसे हम लिंट कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, साइलेज। साइलेज जो है वह अवायवीय स्थिति में बनाया जाने वाला हरा चारा है, जिसको हम संरक्षित चारा भी कहते हैं। इसमें नमी की मात्रा अत्यधिक होगी, नमी की मात्रा जो है वो 70 से ज्यादा होगी। उसके बाद में शुष्क पदार्थ की मात्रा जो होगी वो 15 से या 20 से कम होगी। साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल जो होती है, साइलेज बनाने के लिए तो सबसे उपयुक्त फसल जो साइलेज की बनती है वो किसकी बनती है, मेज की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से डेयरी उत्पाद को बनाने के लिए रेनेट का प्रयोग किया जाता है। रेनेट एक केमिकल है जो कि दूध को स्कंदित करने के काम में लिया जाता है। किसके लिए काम में लिया जाता है, स्कंदित। स्कंदित करने का मतलब है जमाना, जमाने के लिए काम में लिया जा रहा है। जैसे दही है तो दही को बहुत ज्यादा कठोर बनाना है जिससे कि उसकी स्लाइस कट जाए, तो स्कंदित करने के काम में जो पाउडर लिया जाता है उसको हम रेनेट पाउडर कहते हैं। और रेनेट पाउडर को हम काम में लेते हैं कि कैसा, पनीर बनाने के लिए, चेडर पनीर बनाने के लिए, चेडर पनीर बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, चीज या पनीर, यहाँ पर राइट आंसर हमारा आ जाएगा। दही जो है वो किण्वित पदार्थ है, इसको हम क्या कहते हैं, किण्वित दुग्ध उत्पाद कहते हैं, फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट। और पनीर जो है उसको हम स्कंदित दूध उत्पाद कहते हैं। तो कौन सा स्कंदित दूध पदार्थ है, ये सिंपल सा ही पूछा है उसने, कौन सा पदार्थ है जो स्कंदित दूध पदार्थ है, वो कौन सा है, पनीर। रेनेट पाउडर काम में लिया जाता है बहुत ही कम मात्रा में, कितना काम में लिया जाता है, 2.5 ग्राम। कितना काम में लिया जाता है, 2.5 ग्राम। और इसको ज्यादा पानी में घोला जाता है, कई गुना पानी में इसको घोला जाएगा, और फिर उसके बाद में वो जो अपना दही से हम पनीर, जैसे दही से बना सकते हैं और दूध से पनीर जो बना रहे हैं उसमें हम इसको काम में लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मवेशियों के ओसारे, ओसारा, ओसारा समझते हो, ये हिंदी का शब्द है, हिंदी का भी नहीं तो अपन लोकल लैंग्वेज हम इसको बोल सकते हैं। ओसारा शेड मतलब जो पशुओं का जो शेड होता है उसकी लंबी धुरी का उन्मुखीकरण, मतलब उसका जो ओरिएंटेशन, उन्मुखीकरण का मतलब होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन जो होगा वो कैसे होगा, ओरिएंटेशन कैसे होना चाहिए, जैसे मान लो हमने ऐसे मान लिया हमने नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, तो इस तरीके से लंबी दूरी होनी चाहिए या फिर इस तरीके से होनी चाहिए। इसमें हमें क्या मेजर देखना है, मेन चीज सन, मतलब सूर्य, हमें ये देखना है कि सूर्य की रोशनी प्रॉपर तरीके से पशु को मिले। तो उसके लिए कौन सी विधि हो सकती है, तो यहाँ पर दिया हुआ है उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरब से उत्तर से पूर्व और दक्षिण से पश्चिम। तो भैया इस तरीके से तो रहेगी नहीं, ठीक है, इस तरीके से भी नहीं रहेगी और इस तरीके से भी नहीं रहेगी। तो हमारे पास ये दो ऑप्शन तो यहाँ पर हट ही जाता, सॉरी हाँ, दो ऑप्शन यहाँ पर से क्लियर हट जाते हैं। अब एक तो आता है उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण जो है, अब ये यहाँ क्या पूछ रहा है, लंबाई, क्या पूछ रहा है, चौड़ाई नहीं पूछ रहा है, ये लंबाई पूछ रहा है।
चौड़ाई ये हो जाती है। तो पूरब से पश्चिम यहाँ नहीं होगा, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो ये इस तरीके से हमने जो है हमारे 20 क्वेश्चंस यहाँ पर सोल्व किए हैं। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप इससे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी हम निरंतर, अगर आपका ये अच्छा रहता है, हमें अच्छा आलोचना अगर इसकी अच्छी मिलती है या अच्छी तरीके से इसको क्रिटिसाइज करते हो, अच्छे से वीडियो को देखते हो, तो आपको इसमें सीखने को अगर कोई चीज़ मिलती है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें और उनकी तैयारी को भी बेहतर बनाने की कोशिश करें और खुद की तैयारी को भी बेहतर बनाएं। हम रेगुलर ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे अगर आपका प्यार ऐसे ही बना रहा तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।